जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। आज यह ईवीएस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। यहाँ पर मैं आप लोगों की 120 प्लस नंबर की सीटेट की तैयारी करवा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए आज का यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में मैंने टोटल 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया है और ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2 से 3 बार, तो उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने संग्रहित किया है। अगर ये क्वेश्चंस आप देख लेंगे तो आपके सीटेट में हो सकता है कि यही फिर से अगर रिपीट होंगे तो आपके डिक्टो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। आपको ये बताना है कि अगर आप वहाँ पर बच्चों का आकलन कर रहे हैं उस प्रक्रिया में सबसे कम उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर तो ए ऑप्शन है कि बच्चों को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक जो होता है देना वांछनीय अभ्यास है। बी है यहाँ पर ऑप्शन कि सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाम रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। यहाँ पर सी है ऑप्शन ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। या फिर डी ऑप्शन होगा कि बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर के सभी कार्य यहाँ पर शामिल होते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम उपयुक्त आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आप बच्चों को ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ करेंगे तो ये लिखने में यहाँ पर कोई योगदान ये नहीं निभाती हैं। इसलिए सबसे कम उपयुक्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है। तो वर्गीकरण एवं चर्चा का आकलन किया गया है, परिकल्पना एवं प्रयोग का आकलन किया गया है, न्याय के लिए सरोकार का आकलन किया गया, या फिर अवलोकन एवं यहाँ पर रिकॉर्डिंग की गई है। तो यहाँ पर अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग का ही काम किया गया है, क्योंकि आपने अवलोकन करने के लिए बच्चों से क्या किया, जैसे आपने कोई एनिमल यहाँ पर एनिमल टॉपिक पढ़ा दिया बच्चों को। अब एनिमल टॉपिक पढ़ाने के बाद आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या आपके आसपास में जानवर हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, तो उनको अपने नोटबुक में मतलब जो कॉपी आपकी है उसमें क्या करना है, उनके चित्र बनाना है और उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर आप उनके आकलन कर रहे हैं, अवलोकन उनका कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ये दोस्तों बार बार सीटेट के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। तो यहाँ पर आपको ये बताना कि जो पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय की प्रकृति है वो किन मुद्दों के द्वारा यहाँ पर संबंधित होती है। तो ए ऑप्शन है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु और पद्धतियों के प्रयोग के लिए यहाँ पर संबोधित करती है। बी ऑप्शन है कि सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से यहाँ पर संबोधित करती है। सी ऑप्शन है कि विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। डी ऑप्शन है कि यहाँ पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का यहाँ पर प्रयोग। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय की प्रकृति है वो पर्यावरण के मुद्दों को किसके द्वारा संबंधित करती है। तो यहाँ पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण की शिक्षा और विषय वस्तु, ये सारी पद्धतियों को ये संबोधित करती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं डी ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देता हूँ। तो अब देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1 से 2 बार यहाँ पर सीटेट में पूछा भी गया है कि कक्षा 5A, जो कक्षा 5A सेक्शन है उसके शिक्षक एक सवाल देते हैं। क्या सवाल देते हैं कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। वो सवाल देते हैं कि पेड़ों के आपको 5 लाभ लिखना है, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। वो बच्चों को क्या कहते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ही ना हो। तो इन सवालों की प्रकृति कैसी होगी आपको ये बताना है कि ये सवाल जो प्रकृति में है वो कैसे हैं। तो ए है, ए बंद अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है।
बी ऑप्शन है ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बंद अंत वाला अपसारी है। फिर ए सी ऑप्शन है कि ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी बंद अंत वाला अभिसारी है। फिर डी ऑप्शन है कि ए बंद अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला यहाँ पर अभिसारी है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए आप पहले वाले जो ए है इसमें कहा गया है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपका बंद अंत वाला अभिसारी हो गया। फिर क्या है बी वाला, क्या है कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ही ना हो। अब ये बी क्या है कि बी मुक्त अंत वाला क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पहला ए है इसमें आपको बंद अंत कर दिया गया, मतलब केवल पेड़ों के आपको 5 लाभ लिखने हैं, इसके अलावा आपको नहीं सोचना है। लेकिन बी क्या कह रहा है कि अगर धरती पर पेड़ ही ना होते तो क्या होता है, तो वहाँ पर बच्चों को ज़्यादा सोचने के लिए तो क्या है ये मुक्त अंत वाला है, मतलब इसमें कोई अंत नहीं है और ये अपसारी है, ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर यहाँ पर बच्चों के सोचने के लिए कह रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर अगर आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं बच्चों को और कक्षा 1 में अगर पढ़ा रहे हैं तो अगर उनका विद्यार्थियों का आप आकलन करेंगे तो उसमें कौन सा सत्य होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन है कि मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। बी है कि ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। सी है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। फिर डी हो जाएगा किसी को ना रोक नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं कह रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट है और सी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, जब आप शिक्षार्थियों का यहाँ पर आकलन कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप मौखिक परीक्षाएं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं मौखिक परीक्षाएं। और क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, क्योंकि आपकी क्या है समावेशी कक्षा है, वहाँ पर कुछ बच्चे क्या हो सकते हैं दृष्टिबाधित भी हो सकते हैं, तो आप मौखिक परीक्षाएं वहाँ पर ले सकते हैं। और बी क्या है कि यहाँ पर ड्राइंग, क्योंकि बच्चों में इसमें आनंद आता है, बिल्कुल कर सकते हैं आप ड्राइंग, क्योंकि बच्चे बनाना पसंद करते हैं, जिनमें उनको रुचि होगी वही सारी चीज़ें। जैसे कि आप अगर वहाँ पर वन पढ़ा रहे हैं, मतलब कि जंगल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो जंगल का एक क्या कर सकते हैं, पेड़ों का आप यहाँ पर फोटो बनवा सकते हैं उनको, तो यहाँ से उनको पेड़ों के बारे में आप बता भी सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर वो समझा भी सकते हैं आप, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर सी है कि शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, बिल्कुल होनी चाहिए, शिक्षकों का भी अवलोकन होना चाहिए। तो यहाँ पर ए, बी और सी करेक्ट, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती हैं और पानी में डाल देती हैं एवं दिखाती हैं कि वह ऊपर तैरती रहती है। पहले उन्होंने क्या किया कि एल्युमिनियम फाइल यहाँ पर ली और वो क्या होती रहती है, तैरती रहती है। फिर एक फॉइल को मोड़ करके, यहाँ पर ये मुड़ी हुई फॉइल है, और जब इसको पानी में डाला तो क्या हुआ, फिर से पानी में डालती हैं और शिक्षार्थियों को दिखाती कि वह डूब जाती है, और वह नीचे आकर के यहाँ पर बैठ गई, डूब जाती है वो। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने को कहती हैं। बाद में कहती हैं कि ये फॉइल जो है पहली वाली, ये तैरती क्यों रही, यहाँ पर आपको क्या बताना है कि तैरती क्यों रही, और यहाँ पर ये फॉइल जो है ये डूब क्यों गई, ये इसको बताना है इसमें। तो कह रहे हैं कि इसमें कारण देने को कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ पर वो क्या बता रही हैं, बच्चों को क्या समझाना चाह रही हैं शिक्षिका, तो यहाँ पर परिकल्पना समझाना चाह रही, वर्गीकरण, अवलोकन या फिर मापन यहाँ पर समझाना चाह रही। तो ये परिकल्पना का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को सोचना, उसके बारे में अंत तक उसके मतलब कि आंसर तक पहुँचना ही क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो किसके सिवाय सभी वांछनीय अभ्यास हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है कि आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। बी ऑप्शन है कि बच्चों की अस्मिता का पोषण करने। सी ऑप्शन है कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। और यहाँ पर क्या है, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को यहाँ पर बढ़ावा देने। तो यहाँ पर क्या है कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो बच्चों को आपको वास्तविक अवलोकन कराना है, उनको रियल स्थान पर ले जा करके सारी चीज़ें समझानी है पर्यावरण में।
तो यहाँ पर ये कहा गया कि पाठ पुस्तकीय ज्ञान, तो एनसीएफ जो 2005 है वो पाठ पुस्तकीय और रटने पे दोस्तों जोर नहीं देता है यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका, इसके सिवाय और सभी क्या है, वांछनीय अभ्यास है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। महेश किस क्लास के शिक्षक हैं, तो कक्षा यहाँ पर 4 के शिक्षक हैं। वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक यहाँ पर उपयुक्त होगी। ए ऑप्शन है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। बी ऑप्शन है कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। सी ऑप्शन है कि पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। या फिर डी ऑप्शन है कि समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के लिए दोस्तों समूह बनाना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। तो यहाँ पर जब महेश जो शिक्षक हैं कक्षा 4 के, वो बच्चों को अगर प्रेरित करेंगे तो वो सबसे अच्छी तरीके से वृक्ष संरक्षण के बारे में यहाँ पर समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चे अब यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में बच्चे जो होते हैं वो शिल्पकला और चित्रकला के समूह को सीखना विशेष रूप से क्यों पसंद करते हैं। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि यह क्या करता है, सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देगा। फिर बी है कि यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। बिल्कुल सही, तो ए और बी दोनों सही हैं। फिर सी हो जाएगा यहाँ पर कि जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वह खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है कि यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए ए बी और सी करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। अगर आप प्रयोग करना सिखा रहे हैं बच्चों को तो वहाँ पर आकलन का क्या संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निर्देशन या प्रदर्शन, या फिर हस्तपरक यहाँ पर विधि आपकी होगी। तो हस्तपरक विधि हो जाएगी, क्योंकि अगर आप हाथों से हस्तपरक गतिविधि से बच्चों को आप कराएंगे तो वहाँ पर वो अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, उसका आकलन जो है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा, प्रयोग भी अच्छी तरीके से हो पाएगा। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सीटेट की आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर करवा रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि आप 120 प्लस नंबर लेकर के आएँ। अगर आप ये सारे प्रैक्टिस सेट देखते जाएंगे तो आपके 120 प्लस आराम से सीटेट में आ जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा, वहाँ से आप आसानी से इस जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और इससे पहले भी जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनकी भी पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएँ होती हैं, जैसे सजीव निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, क्या स्रोत हो सकते हैं, परिवार एवं समुदाय भी हो सकता है, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें भी हो सकती हैं, यहाँ पर शिक्षक भी हो सकते हैं, और कहानी एवं कविताएं भी हो सकती। तो सारे करेक्ट हैं ए बी सी डी, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है। दोस्तों आपके घरों में आपने देखा होगा कि जब भी घर में कोई अगर अचार बोतल में भरी जाती है तो उसको पहले धूप में सुखाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, या फिर अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, क्योंकि अगर अचार में नमी रह जाएगी तो अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि रेणु की दादी, एक रेणु लड़की है जिसकी दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब वह पूर्णतः सूख गया है।
कुएं में पानी सूखने का क्या कारण यहाँ पर हो सकता है? तो ए ऑप्शन है कि पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी में अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके से बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। सी है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का यहाँ पर प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर ए और बी हो जाएगा, क्योंकि कुएं, जो पेड़ों और कुएं होते हैं उनके आसपास के स्थान में वहाँ पर सीमेंट से उनका ढक दिया गया है और आसपास के इलाकों से बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, इसलिए ए और बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। बगुला भैंस पर आपने देखा होगा कि बैठता है, वह क्यों बैठता है? तो ये ईवीएस का एक चैप्टर है सहजीविता, उसमें ही ये बताया गया है। तो यहाँ पर ए है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बी है कि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। यहाँ पर सी हो जाएगा कि भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करती, या फिर बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही हो जाएगा कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है, क्योंकि बगुला जो है वो भैंस के कीड़ों को खाता है, जो भैंस पे कीड़े आ जाते हैं उनको खाता है, और भैंस को भी उससे आराम मिलता है क्योंकि कीड़े उसको काटते नहीं है, इसलिए यहाँ पर सहजीवी का संबंध हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए यहाँ पर नहीं है। आपको ये बताना है कि जड़ का काम पौधे के लिए क्या नहीं होता है। भोजन भंडारण होता है तो इसलिए गलत हो जाएगा। ह्यूमस उपलब्ध कराना हो सकता है अभी। पौधे को सहारा देना जड़ का काम होता है इसलिए गलत हो जाएगा। जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, बिल्कुल जड़ जो है जल और खनिजों का अवशोषण करती है, इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट हो, ये करेक्ट है इसलिए गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा था, इसलिए ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ों का काम नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर कर्णम जो मल्लेश्वरी हैं वो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर उनकी करेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक वेट लिफ्टर हैं, बिल्कुल सही है। वह कर्नाटक की हैं, तो ऐसा नहीं है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती हैं, बिल्कुल सही है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए, सी और डी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीढ़ी दर कोई अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। दोस्तों जो बावड़ी होती है ये आपको याद रखना कि ये राजस्थान इलाके में पाई जाती हैं, और यहाँ पर एक कुएं जैसा यहाँ पर होता है जहाँ पे पानी भरा होता है, और यहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ पर उतर करके लोग जाते थे और इसमें पानी पीते थे। तो इसमें कौन सा यहाँ पर कथन सही है वो आपको बताना है। तो यह जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही, पुराने ज़माने में होती थी इसलिए यह पारंपरिक व्यवस्था है। बी हो जाएगा सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग होता था, तो बिल्कुल सही है, सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग होता था क्योंकि सारे लोग इसमें पानी पी सकते थे। सी ऑप्शन है कि इनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था, बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है वर्षा यहाँ पर बहुत कम होती है इसलिए यहाँ पे होता था इनका उपयोग, तो सी भी हो जाएगा। इनमें केवल दूषित जल होता था, तो नहीं दोस्तों इसमें साफ जल होता था, इसलिए ए, बी और सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। तो दोस्तों जो वर्ली है एक पारंपरिक कला है, उसका प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? यहाँ पर तो महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, या यहाँ पर बिहार में है? तो ये महाराष्ट्र में वर्ली नामक स्थान, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तो मैं दिखा देता हूँ कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो ये दोस्तों क्या है, तमिलनाडु आपका है, ये तमिलनाडु है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और केरल है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तो ए ऑप्शन में ही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो जब वायु से पत्ते हिलते हैं तो भी वो डिफरेंस पता कर लेता है, और अगर कोई जानवर घास पर चल रहा है तो उसको भी वो डिफरेंस उसमें पता चल जाता है। तो ये कर लेता है बाघ, इसलिए आपको याद रखना है। अभी जब मैंने इसका ईवीएस का बाघ वाला चैप्टर वो कराया था, जानवर वाला, तो उसमें मैंने बाघ के बारे में बताया था कि वो अपनी मूंछों से शिकार की स्थिति का पता लगा लेता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए। वहाँ से आपके 2 नंबर 100% पक्के होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने विजुलाइज तरीके से सारी चीज़ें बताई हैं। तो वो आप ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। वह सुरंगें डैश पर्वतों में हैं? तो विंध्याचल पर्वत में है, अरावली में है, पश्चिमी घाट में है, या फिर पूर्वी घाट में है? तो यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति अगर अहमदाबाद से केरल तक आता है तो वहाँ पर जो सुरंगें हैं वो पश्चिमी घाट की सुरंगें हैं, इसलिए आपको यहाँ से याद रखना है कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के डैश लोगों के सापेक्ष उल्टे हो जाते हैं। भारत के अगर सापेक्ष देखा जाए तो किसके सापेक्ष में हम लोग उल्टे हो जाते हैं? अलास्का यूएसए के, लीबिया के, अल्जीरिया के, या फिर अर्जेंटीना के? तो यहाँ आपको याद रखना कि हम लोग किसके बिल्कुल अपोजिट रहते हैं? तो अर्जेंटीना के रहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे कि मच्छरों का जो प्रजनन थम जाता है। बी है कि मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। सी ऑप्शन है कि मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, या फिर मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि तेल से ऑक्सीजन की आपूर्ति वहाँ पर कम हो जाती है, काट देता है तेल, और वहाँ पर मच्छरों का प्रजनन जो होता है वो रुक जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी मतलब बस्ती बना करके यहाँ पर नहीं रहता है? आपको ये बताना है कि जैसे कि मधुमक्खी छत्ता बना करके बस्ती में रहती हैं, कॉलोनी बना के रहती हैं, ऐसा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में ऐसा कौन सा कीट है जो यहाँ पर अकेले रहता है, मतलब कॉलोनी में नहीं रहता है? तो ततैया है, चींटी है, दीमक है और मकड़ी है। तो ततैया, चींटी और दीमक ये तीनों क्या है? कॉलोनी बना के रहते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए मकड़ी क्या हो जाएगी? अकेले रहती है। आपने देखा होगा आपके घरों में मकड़ी क्या होती है? अकेले ही रहती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के मकान के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। यह गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि जो गांव के मकान के यहाँ पर लक्षण दिए गए हैं वो कहाँ, किस राज्य के मकान हैं? तो पहला है कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। बी है कि अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। सी है कि मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। या फिर मकान की जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? असम में होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान या बिहार में होना चाहिए? तो ये गांव दोस्तों असम में होना चाहिए, क्योंकि असम में भारी बारिश होती है। वहाँ के जो मकान हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और वह लकड़ी के बनाए जाते हैं, और ज़मीन से क्या होता है 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर ये बनाए जाते हैं, और उन मकानों की जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए आपका क्वेश्चन, कम से कम अभी तक 2011 से 2024 तक जितने भी यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं सीटेट की, उनमें ये क्वेश्चंस तो पूछा ही पूछा गया है। तो ये कम से कम 9 से 10 बार यहाँ से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो कुड़ुक है वो कहाँ की भाषा है। तो यहाँ पर मिजोरम की भाषा है, मणिपुर की है, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड की है। तो ये झारखंड की भाषा है दोस्तों। जो कुड़ुक भाषा है जो उरांव जनजातियां हैं वो बोलती हैं, मतलब कि उरांव जो जनजातियां हैं वो कुड़ुक भाषा को बोलती हैं।
और ये भारत में बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे ये उरांव जनजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि बिहार में पाई जाती हैं, आपको याद रखना है उरांव जनजाति कहाँ पाई जाती, बिहार में, एमपी में पाई जाती, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी कि ये उरांव जो जनजाति है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी ये पाई जाती है। तो आप ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण की थीम मतलब विषय वस्तु है। तो भोजन है, सौर मंडल है, मौसम है और ऊर्जा है। तो यहाँ पर भोजन ही थीम है, क्योंकि फूड जो है ये फूड, शेल्टर, ये सभी थीम है पर्यावरण की। तो यहाँ पर केवल और केवल भोजन हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक यहाँ पर सशक्त आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन है कि यह शिक्षण को अधिक रोचक, गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। सी ऑप्शन है कि यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृत्त विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। और डी ऑप्शन है कि यह विषय सीमाओं को नरम मतलब कि सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि यह क्या होता है, विषय को नरम मतलब सौम्य बना देता है और संपूर्ण ज्ञान को यहाँ पर प्राप्त करने में मदद करता है। तो यही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सबसे करेक्ट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर अगर पर्यावरण का अध्ययन आप करा रहे हैं तो वहाँ पर कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। कहानियों के जरिए आप बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त यहाँ पर कारण होगा। आपको बताना है कि सबसे कम उपयुक्त यहाँ पर कौन सा कारण होगा। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, तो ये तो होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है कि कहानी अनेक विषय क्षेत्र को छूती, बिल्कुल कहानी अलग अलग क्षेत्रों को छूती है, तो ये भी होना चाहिए। ये कम उपयुक्त नहीं, ये ज़्यादा उपयुक्त, इसलिए बी भी गलत हो जाएगा। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, कक्षा प्रबंधन क्लास मैनेजमेंट में कोई भी सहायता नहीं करती, इसलिए ये ऑप्शन सही हो सकता है। अभी डी भी देख लेते हैं कि कहानी पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के संदर्भ में उपलब्ध होती, तो ये भी करेक्ट, इसलिए गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन और लास्ट ये क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी पूरी सीटेट की यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और ये सारे प्रैक्टिस सेट देखते चलेंगे तो ये गारंटी मैं लेता हूँ कि आपके 120 प्लस 100% आएंगे नंबर। चलिए अब देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की पाठ विषय वस्तु में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनमें परिभाषाएं उनको नहीं रटाना है, व्याख्यान नहीं बताने, उनको रियल लाइफ से जोड़ करके सारी चीज़ें बतानी है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एनसीएफ जो है दोस्तों जो 2005 है वो रटने पर बिल्कुल भी जोर नहीं देता है, इसलिए ये भी हो जाएगा करेक्ट। सी है कि यहाँ पर बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चे प्रश्न करेंगे तभी तो सारी चीज़ें सीख पाएंगे, और वहाँ पर उनको सर्च करना चाहिए मतलब मौका मिलना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, तो केवल यहाँ पे लग गया है, ये क्या है, निगेटिव हो जाएगा ऑप्शन, तो इसलिए ए, बी और सी करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों ये डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस वहाँ पर मैं आपके कमेंट ले करके वहाँ पर उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।